नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल पॉसिबल विथ नवीन में। तो दोस्तों, ये इसका पहला वीडियो जो है टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे टॉपिक 2 का पार्ट 2। और टॉपिक 2 में जो था वो राष्ट्रपति के बारे में डिटेल्स पार्ट 1 में हम बता चुके हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके मैं देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ। और ये आप जो पढ़ाई किए हैं उसमें जो वीडियो में पढ़ाई किए हैं उसी से रिलेटेड सारा एमसीक्यूज इसमें कवर कर रहा हूं। और ये सारे एमसीक्यूज वे हैं जो कंपटीशन में हमेशा पूछे जाते रहे हैं। तो जल्दी से जाइए और उस पहले वो वीडियो को देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। तो इस एमसीक्यू सीरीज में हम वही क्वेश्चन टच किए हैं जो थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। सीधा जो भी क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछता है सीधा वो आप डिटेल्स जो पढ़ाए हैं, डिस्क्रिप्टिव जो पढ़ाए हैं उसको आप देख के सीधा वाला क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। लेकिन जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया गया है उसमें उन सभी सारे क्वेश्चनों को इसमें कवर किया गया है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को देखते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, आपको मेरा जानकारी समझ में आए, पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है कि भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो आपको हम पहले ही बताए थे कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का संवैधानिक प्रधान होता है, यानी नाम मात्र का प्रधान होता है। असली प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो जो राष्ट्रपति होता है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो सीधे करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन हो गया ए। तो आप लोग एक पेन भी रखिए साथ में और आप लोग 1-2 नंबरिंग के साथ से ABCD मार्किंग करते जाइए और मिलाते जाइए कि आपको कितना नंबर आया, कितना सही हुआ। तो उस हिसाब से आप अपने आप को सेल्फ मूल्यांकन भी कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो देखिए, कहता है कि प्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, और एक ऑप्शन है आपका अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। तो देखिए, आपको हम पहले ही बताए थे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत समानुपातिक विधि से अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। तो उस हिसाब से इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो अब इसमें जो कूट दिया गया है वो कूट को समझिए कि इसमें कौन कौन सही है। तो आपको निर्वाचन में हम बताए थे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उसके साथ ही साथ राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और फिर दिल्ली और पुदुचेरी जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी जो भी भाग ले रहा है वो सारा का सारा क्या है? निर्वाचित है। तो 3 ही तरह का कैटेगरी है। तो एक लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित, दूसरा राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित, और तीसरा दिल्ली और पुदुचेरी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो उस हिसाब से कूट देखिए कौन कौन मिल रहा है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य सही है, यानी 1 हो गया। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये बात गलत है। विधानमंडल में केवल विधानसभा। फिर कहता है कि सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी सही है। और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी आपका कूट जो सही है 1, 3 और 4। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो गया डी। अगला कहता है कि भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे है। तो अभी जस्ट आपको बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में 2 ही को भाग लेने का अधिकार दिया गया है, वो दिल्ली और पुदुचेरी है। ये किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद
70, और इसका डिटेल्स हम डिस्क्रिप्टिव में बताए हैं, तो उसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। तो अभी जस्ट सेम क्वेश्चन ही है जो एक पहले बताए हैं। तो इसमें है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, तो है वो। दूसरा है राज्यों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी है। राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी है। और राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, तो ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। आवश्यक है तो सबको पता है कि वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो, वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वो भारत किसी लाभ के पद पर ना हो। तो इसमें देखो क्या क्या है, उसकी आयु 35 वर्ष हो, हाँ सही है। वह सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी सही है। देश का नागरिक हो, ये भी सही है। वो पढ़ा लिखा हो, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। यानी आपको डिस्क्रिप्टिव में हम बताए थे कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह दोबारा भी निर्वाचित होकर आ सकता है। तो उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद हो गया 57। ठीक है। नेक्स्ट, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो आपको बताए थे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी जो भी विवाद होगा वो सब कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, और निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो आपको बताए थे कि जब हम बताए थे इसमें कि उसका कार्यकाल में कि राष्ट्रपति जो है अपने पद ग्रहण के दिन से अगले 5 साल तक वो राष्ट्रपति के पद पर रहेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको उस हिसाब से सी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। 10 का बी। चलिए 11 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है, एक ट्रिक ध्यान रखना है कि 60 में, अनुच्छेद 60 में शपथ ग्रहण है, यानी 60 में बुलाना है और 61 में भगा देना है। ये ट्रिक याद रखना है, 60 में बुलाना है, 61 में भगा देना है। तो देखिए इसका है अनुच्छेद 61। कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है, जब राष्ट्रपति जो है संविधान का दुरुपयोग करेगा तो वैसी स्थिति में संसद द्वारा या किसी भी सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा, संसद द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जाएगा। तो महाभियोग लगा करके उसको हटाया जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, महाभियोग। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो अभी हम आपको बताए थे कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो संसद द्वारा लगाया जाता है, वो किसी भी सदन में हो सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी संसद में। चलिए नेक्स्ट, कहता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक है। तो देखिए आपको हम बताए थे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए
उसको क्या 14 दिन पहले सूचना देना होता है, 14 दिन पहले उनको बताना होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग है परंतु उस पर महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है? तो देखिए, आपको निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तीसरा दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। तो इस तरह से देख लीजिए, आप छाट लीजिए, तो आंसर आपका हो जाएगा राज्यों की विधानसभाएं। ये भाग तो लेता है परंतु महाभियोग में शामिल नहीं होता है। फिर कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ऑप्शन ए। कहता है कि भारत में राष्ट्रपति के मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की सीमा क्या है? तो देखिए, हम बताए थे आपको कि भारत का जब राष्ट्रपति को मान लिया जाए कि उनकी डेथ हो गई या फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया या मान लो कि उनको महाभियोग लगा के हटाया गया, तो वैसी स्थिति में जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो 6 महीना के अंदर जो है क्या है करना है, उसको चुनाव करवा लेना है। तो आपका आंसर उस हिसाब से हो जाएगा बी। और आपको ये भी बताए थे कि जब भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और यदि मान लीजिए कि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति भी अनुपलब्ध है तो वैसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वे राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट, कहता है कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, यहाँ राष्ट्रपति नहीं, यहाँ उपराष्ट्रपति होगा। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो बताए आपको, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है? तो ऑप्शन है 51, 52, 53 और 54। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 53। कहता है कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया? सॉरी, यहाँ नहीं लिखा गया है, निहित किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। तो इसमें जैसे कहा गया है क्या कि जो भी भारत सरकार जो है या भारत जो देश है, इसके जितने भी शासन प्रशासन संबंधी कार्य है वे सभी राष्ट्रपति के नाम से ही चलाए जाएंगे। तो भारत ए। फिर कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो देखिए, ऑप्शन आपका है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश के अनुशंसा पर, लोकसभा के अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर, राज्यसभा के अनुशंसा पर। तो आपको हम कल बताए थे कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। तो कैसे कर सकता है? प्रधानमंत्री के सिफारिश पर या केंद्रीय मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के सिफारिश पर। कहता है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो आपको हम बताए थे कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, देखिए पूछ दिया। तो ये जो आहूत की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा, यानी अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाएगा, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति ने जिस
एकमात्र मामले में अपने बेटो नहीं बीटो होगा, सॉरी बीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह है हिंदू कोड बिल, पोक्सो विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, और एक क्या है दहेज प्रतिशोध विधेयक। तो वो जो किया था वो डाकघर संशोधन विधेयक में किया था, और कौन किए थे? ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेध का अधिकार कहा जाता है? तो वो कौन थे? अभी जस्ट बताए हम, ज्ञानी जैल सिंह। आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अभी बताए थे जो राष्ट्रपति को जेबी बीटो या बीटो का पावर जो दिया गया है, तो उसके हिसाब से क्या है कि राष्ट्रपति जो है संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को, धन विधेयक को छोड़ के विधेयक को, जो साधारण विधेयक होते हैं, उसको या तो अपना स्वीकृति दे सकता है, या फिर उसको रोक सकता है, या फिर उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो ये पावर संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है उनको? तो ये पावर जो दिया गया है 111 में, अनुच्छेद 11111 कहता है जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? तो अभी जस्ट बताए बीटो पावर वाला, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, राष्ट्रपति। कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो आपको याद रखना, राष्ट्रपति जो है अपना अध्यादेश 123 अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है, यानी 1, 2, 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 6 सप्ताह। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपयुक्त में से सभी। तो भारत का जो राष्ट्रपति है इन सभी का नियुक्ति करता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर कहता है कि संविधान की असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा इसका ये मतलब हो गया, लेकिन इसको घुमा के पूछा है कि अगर किसी राज्य का राज्यपाल नहीं है, किसी कारण से उसका पद रिक्त हो गया है, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल का, उस राज्य के राज्यपाल के रूप में भी राज्यपाल का जो काम है वो भी देखेगा। तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका ये आंसर हो जाएगा ए, 160 में। लेकिन देखिए उसको कितना घुमा के पूछा है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 143। ठीक है, 143, 143। राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, मानना नहीं मानना उनका है, लेकिन परामर्श लेने का जो शक्ति है अनुच्छेद 143 के तहत है। नेक्स्ट, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो वो करेगा कौन? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु से। देखिए घुमा दिया है।
तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे और वे थे बिहार से। नेक्स्ट, दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहता है कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। कहता है इसको दूसरे तरह से अगर देखा जाए तो वे राष्ट्रपति कौन है जो निर्विरोध चुने गए? तो वे है नीलम संजीवा रेड्डी, डी। फिर कहता है कि निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, डॉक्टर राधा कृष्णन। नेक्स्ट, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो देखिए आपका जस्टिस MC महाजन हो गया, जस्टिस M हिदायतुल्लाह हो गया, जस्टिस PN भगवती हो गया, जस्टिस BK मुखर्जी हो गया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, जस्टिस M हिदायतुल्लाह। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति को। कहता है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो यह युक्ति जो है निम्न में से किस पर लागू होती है? तो राष्ट्रपति पर, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वह देश का संवैधानिक प्रधान होता है और नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके थे? तो बिहार के राज्यपाल कौन रह चुके थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कहता इनमें से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, बीबी गिरी। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका सही आंसर है एडविन लुटियंस द्वारा। तो इस तरह से ये MCQs का सीरीज भी समाप्त हो गया। आप लोग देख लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा मेरा आवाज़ तो क्या कीजिए, प्लेबैक में जाके उसको स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अभी नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट वीडियो राज्यसभा का रहेगा।